नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाय एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनिशिएंट हिस्ट्री के अब तक हम टोटल 9 लेक्चर हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जो है अकबर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा था। उससे पहले अगर आप देखना चाहते हो तो मुगल सल्तनत के अंदर जो बाबर और हुमायूं हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और अगर आप उससे पहले भी अगर आप देखना चाहते हो तो ये सारी जो लेक्चर की सीरीज है वो आप इस सीरीज के अंदर जाके उसको फॉलो कर सकते हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हमारा फोकस रहेगा अकबर के बाद जितने भी जो आपके लेटर मुगल पीरियड के अंदर जो आपके मेन इंपोर्टेंट आपके जो शासक आए उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनमें आपका इंपोर्टेंट है सबसे पहले तो है आपका जहांगीर के बाद है आपका शाहजहां के बाद है आपका औरंगजेब। अब देखो, औरंगजेब तक अगर आप गिनना चाहते हो तो अब तक आपका एक तो बाबर 1, हुमायूं 2, अकबर 3, जहांगीर 4, शाहजहां 5 और औरंगजेब 6। तो ये 6 ही इंपोर्टेंट रूलर हैं जिनके बारे में अगर आपने पुराने पेपर उठा के देखे होंगे तो जिनसे मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लेकिन इनके बाद भी अगर आप लेटर मुगल की बात करते हैं, हम 1707 से लेकर 1857 की जब तक क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति में कौन होता है आपका बहादुर शाह जफर। याद करो, बिल्कुल बूढ़ा हो गया था। आपके मंगल पांडे ने जैसे ही वहां से मेरठ से निकल के दिल्ली की तरफ कूच कर दिया था और इनको अपना मतलब कि रूलर घोषित कर दिया था। लेकिन ये बेचारा पहले से बूढ़ा था, इन्होंने अंग्रेजों को बोल दिया माई बाप देखो ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने फिर उसको बाद में पकड़ के मतलब कि जेल में डाल दिया था, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके लेटर मुगल हैं 1707 से लेकर 1807 तक, तो इस टाइम पीरियड में आपको कम से कम 15 से लेकर 16 मुगल रूलर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको याद नहीं रखने हैं। इन मुगल रूलर के टाइम पे कुछ ना कुछ एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था। जब तक इन्होंने शासन किया था तो इनके शासनकाल में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था। तो आपको सिर्फ वो पता होना चाहिए कि जब वो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था तो उस टाइम पे आपका जो रूलर था वो कौन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए आपको सिर्फ वो इम्पोर्टेंट इवेंट है जो उनके टाइम का वो आपको पता होना चाहिए। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आपको पता ही है कि जो आपका मुगल एम्पायर है वो आपका ये देखो, ये अकबर के टाइम तक है, ये आपका दक्कन रीजन। अगर आप इसको और भी डिटेल में देखना चाहते हो तो आपका जो हुमायूं और बाबर है तो उन दोनों ने जो ये ब्लू रीजन है उसको कम कैप्चर कर रखा था। जो भी ये आपको येलो रीजन जो दिखाई दे रहा है आपका दक्कन रीजन हो गया या फिर इस साइड आपका बंगाल रीजन हो गया, तो ये सारा का सारा रीजन आपका कैप्चर किया था अकबर ने। और अकबर के बाद आप देख सकते हो जो ये पिंक कलर है इसको सारे को कैप्चर कर लिया था आपके जहांगीर ने। तो 1707 के अंदर जो मुगल एम्पायर अपना जो मैक्सिमम जो पीक लेवल होता है किसी भी चीज का उसको इसने यहाँ पे अचीव कर लिया था। अब 1707 के बाद इसका डिक्लाइन ही होता जाएगा। कुछ जो आपके अलग अलग जो स्टेट हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते जाएंगे। तो ये अब हम आने वाली जो ये स्लाइड्स हैं उनके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 1707 का ही क्यों बोला जाता है और 1530 का मीनिंग क्या था। बाबर ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपका मतलब कि बाबर की डेथ हुई थी, तो आप ये बोल सकते हो कि मुगल एम्पायर अपना मतलब पीक पे ही बोल सकते हो। हिसाब से 1526 में आ गया था आपका इंडिया के अंदर, तो लेकिन 26, 27, 28, 29, 30, तो आपका 26 से लेके 30 तक, ये 4 से लेके 5 साल आपका क्या रहता है, बाबर रहता है। तो इसीलिए 30 से लेके आप कभी भी देखोगे तो आपको यही टाइम पीरियड मिलता है। तो देखो, अगर 1605 मिलता है तो यहाँ पर आपका अकबर था। तो वो देखो अलग अलग आपको जो टाइम पीरियड है वो सभी का याद होना चाहिए कि अकबर का क्या था, उसके बाद आपका हुमायूं का क्या था। ये देखो आपका 26 से लेके 30 हो गया, आपका 40 से लेके 55 हो गया। ये तो आपका सुर इंटीग्रम आ गया था। इंटीग्रम का मीनिंग क्या बताया था, किसी भी पूरा जो सल्तनत का टाइम पीरियड चल रहा है उसमें थोड़े टाइम के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा कोई बंदा आ जाता है, कोई और डायनेस्टी आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रम। तो ये आपका पता होना चाहिए आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं हम जहांगीर से आपका। तो जहांगीर का जो आपका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कंक्रोरर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये देखो आपका इसका ओरिजिनल नाम तो इसका क्या था, सलीम था। लेकिन इसने अपना नाम देखो चेंज करके क्या रख लिया, जैसे ही राजा बनता था राजगद्दी के ऊपर, आपने देखा होगा ना घर के अंदर किसी को मतलब कि जो भी उसका पेट नेम होता है, जैसे किसी को कालू बुला देते हैं, किसी को दोलू बुला देते हैं, किसी को गोलू बुला देते हैं। लेकिन सेम अगर आप उसी बंदे के लिए आप कॉलेज के अंदर जाके उसका नाम या स्कूल के जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर वहां पर अगर आप उसका रिकॉर्ड के अंदर जाके नाम चेक करोगे तो वहां पर उसका नाम मिलेगा सुरेंद्र या फिर आपका देवेंद्र या कुछ भी जो है आपका XYZ, आप वो समझ सकते हो। तो सेम वैसे ही आपका राजा बनने से पहले इसका नाम था सलीम, और जैसे ये राजा बन गया तो इसने अपने आप को नाम दे दिया जहांगीर। और ये आपका जो जोधाबाई थी, याद करो अकबर के टाइम पे जो आपके मूवी आई थी जोधा अकबर, तो उन्हीं के जोधाबाई के आपके बेटे थे ये आपके। तो आप समझ सकते हो हिंदू और आपके मुस्लिम से आपका ये बोल सकते हो आपके पैदा हुए थे। तो इनकी माँ थी वो आपकी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये आपका राजा बनता है
तो इसके राजा बनने के बाद इसी का बेटा होता है प्रिंस खुसराव, वो इसके खिलाफ क्या कर देता है, बगावत कर देता है। और वो बगावत करता है अकबर की डेथ के बाद। अकबर की डेथ आपको पता ही है 1605 के अंदर अकबर आपका मर गया था। अब उसके बाद ये देखो राजगद्दी के ऊपर तो ये बैठ गया, लेकिन जो आपका इसका ही बेटा है ये, और ये इसके खिलाफ क्या कर रहा है, विद्रोह कर रहा है। ये बोल रहा है तेरे को नहीं बैठने देंगे, मतलब कि मैं राजा बनना चाहता हूं। तो आप समझ सकते हो अब इसके मन पे क्या बीत रही होगी। तो अब ये क्या करता है, इसको मतलब मारने की सोचता है। ये बेचारा फिर अपनी जान बचाने के लिए कहां पर भाग जाता है, ये आपके जो 5वें सिख गुरु है अर्जुन देव, ये उनकी शरण में चला जाता है। तो ये देखो उन्होंने उसको ब्लेस कर दिया सिख गुरु ने, और उसको सपोर्ट भी किया। लेकिन जहांगीर की आर्मी है वो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, तो उसने क्या किया, अर्जुन देव को भी यहाँ पे मार दिया और आपके जो खुसराव है उसको भी मार दिया। और ये चीज देखो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना, तो उसका नाम है तुजुके जहांगीरी इन पर्शियन, और ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है, इसने खुद लिखी है ये अपने हाथों से। तो यहाँ पर इसने ये बताया है कि मतलब, और यहाँ पर इसने क्या किया कि जो जब इसने सिख गुरु को मारा, तो आप समझ सकते हो सिख की जो आपकी दुश्मनी है, तो ये उसने मोल ले ली हिसाब से। तो यहाँ पर इसने बिल्कुल अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जिस टाइम पे मैंने अर्जुन देव को मारा था, मेरे को नहीं पता था कि वो एक इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अगर मेरे को पता होता कि वो सिख कम्युनिटी के लिए इतनी ज्यादा इंपोर्टेंस रखते हैं, तो मैं उसको कभी भी नहीं मारता। और मारता भी कैसे, अर्जुन देव को यहाँ से कैप्चर करके ये अपने साथ ले जाता है लाहौर। अब लाहौर में उसके साथ मतलब कि पहले तो टॉर्चर करता रहता है, लेकिन ये बोला जाता है कि लास्ट में उसको रावी नदी के अंदर ले जाके, कोई तो ये बोलता है उसको वहां पे डुबो दिया गया, लेकिन सिख कम्युनिटी क्या बोलती है कि रावी नदी के अंदर उसका जो टॉर्चर लेवल है वो इतना ज्यादा हो गया था कि वो रावी नदी के अंदर जब वो नहाने के लिए गए ना, तो नहाने के लिए वो जैसे ही उन्होंने गोता मारा तो वो उसके अंदर ही अंतर्मगन हो गए, वो कभी बाहर ही नहीं निकले। लेकिन कुछ जो आपके हिस्टोरियन पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ ये भी बोलते हैं कि इन्होंने वहां पर उसको डुबो के मार दिया। तो वो देखो आपकी सिख कम्युनिटी की यहाँ पे आपकी अलग वो है, अगर आप उनके जो स्क्रिप्चर पढ़ोगे, आपके जो ग्रंथ है उनके, उनमें वहां पर अलग लिखा हुआ है। आपकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसके अलग लिखा हुआ है। लेकिन जो इसकी ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर उसने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे को इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं था कि ये आपका सिख कम्युनिटी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो आप लाहौर जो आपका फोर्ट है आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी आपकी मेवाड़ के साथ, याद करो, महाराणा प्रताप सिंह, बैटल ऑफ हल्दीघाटी अकबर के साथ, उससे पहले आपका हुमायूं के साथ। तो सारे के सारे जो आपके बोल सकते हो राजपूत कम्युनिटी थी, मोस्टली जो आपके राजस्थान रीजन के अंदर थी, सभी ने आपका एक हिसाब से अलायंस कर लिया था, संधि थी इसके साथ, मुगलों के साथ, छोड़ के आपके मेवाड़ के राजा। तो राणा प्रताप सिंह के बाद, महाराणा प्रताप सिंह के बाद उनके जो बेटे बैठते हैं अमर सिंह, तो इन्होंने उसके साथ भी पीस कर ली, और पीस करके इन्होंने क्या कर दिया, उसको एक मतलब कि अपना मनसबदार बना दिया। अब ये मनसबदारी जो सिस्टम है वो मैंने आपको बताया ही था, इनको रैंक दी जाती थी 0 से लेके 5000 तक की, तो इसने इसको 5000 रैंक का आपका मनसबदार बना दिया था। तो आप समझ सकते हो वो आपका कैसे क्या हुआ है। अब हम बात करते हैं लास्ट में कि जहांगीर ने क्या किया, आपकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का मतलब कि क्या है कि मैं अपने राज्य को एक्सपेंड करूंगा, जितना भी एरिया में कैप्चर कर सकता हूं मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। तो उसके लिए उसने आपका जो दक्कन रीजन है, दक्कन रीजन के अंदर आपका अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये याद करो ये सारे के सारे आपके बहमनी किंगडम से हैं। तो आपका एक लेक्चर बनाया था मैंने, 5th या 6th लेक्चर है, विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। तो उन दोनों के अंदर आप याद रखना कि उसी टाइम पे क्या होता है, बहमनी किंगडम जब आपका डिवाइड हो जाता है तो वो आपका 5 छोटे छोटे इन राज्यों के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो उन्हीं में से इन तीनों ने मिलकर क्या किया, आपकी इसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है जहांगीर की, उसको रोक के रखा। तो इसीलिए इसको बहुत ही कम सक्सेस अचीव हुई आपके दक्कन रीजन के अंदर जहांगीर को। और लास्ट में आपका मैं बता देना चाहता हूं कि ये आपका बहुत ही ज्यादा फेमस था अपने जस्टिस के लिए। न्याय सिस्टम है इसमें, देखो जो बेल रिंग आपने पढ़ी भी होगी कि अगर कोई भी जो फरियादी है आके अगर उसको घंटी को बजाता था तो ये तभी की तभी दरबार लगा देता था, तो उसका कोई टाइम टेबल नहीं था, या नेक्स्ट डे तो मॉर्निंग में जरूर लगाता होगा। बट देखो जैसा अब सुनने में आता है ये हम वैसे एज इट इज बता रहे हैं। एग्जैक्टली क्या था ये तो नहीं हो सकता कि अगर सपोज करो रात को किसी ने 12 बजे आके घंटी बजा दी तो ये 12 बजे ही दरबार लगा देगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। दरबार तो सुबह जो 8 या 9 बजे जो लगता है आपका वही लगेगा। तो ये बोला जाता है कि ये अपने न्याय के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था, जो भी कोई फरियादी आता था ये उसको प्रॉपर न्याय प्रोवाइड करता था। तो ये आपका हो गया जहांगीर के बारे में। मोस्टली इससे ज्यादा रिलेटेड कोई इवेंट आपका जहांगीर के लिए नहीं है। अब बस जहांगीर की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिनका नाम था आपका नूरजहां। ये देखो आपकी नूरजहां है, ये वो नहीं है जिनके लिए जो आगे चल के शाहजहां ताजमहल बनवाएगा, वो है आपकी मुमताज। तो वो मुमताज है, वो आपकी शाहजहां की वाइफ है, और ये जो नूरजहां है ये आपकी वाइफ है किसकी, जहांगीर की। तो ये अलग है, लेकिन इनको बोला गया है लाइट ऑफ द वर्ल्ड।
संसार की रोशनी, और इसको क्या बोला था, कनकरर ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार को जीतने वाला था, और ये संसार की रोशनी। तो आप इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जहांगीर ने आपकी शादी कर ली थी महर-ए-निसा या नूरजहां से। महर-ए-निसा का मीनिंग क्या होता है, जो रात के टाइम पे जिनके ऊपर रात्रि की मतलब की मेहर होती है, तो कुछ इस टाइप का। तो नूरजहां से, और ये नूरजहां थी, ये आपकी एक विडो थी। ये आप बोल सकते हो कि जो आपके एक अफगान रूलर थे, ये उनकी विधवा पत्नी थी, और लेकिन ठीक है, इनसे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए आपके जहांगीर की, उन्होंने इसके साथ शादी कर ली। और शादी करने के बाद आप नूरजहां का आप देखना इन्फ्लुएंस देखना, इसने कितना ज्यादा अपना कोर्ट के अंदर इन्फ्लुएंस बना दिया। सबसे पहले तो इसके फैमिली के अंदर जितने भी इसके फैमिली मेंबर थे, इसके फादर हो गए, इसके भाई हो गया, जो भी इसके रिलेटिव थे, उनको एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन दे दी गई और बहुत ही हाई पोजीशन दे दी गई कोर्ट के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि पॉलिटिक्स के अंदर तो इनके देखो पूरे परिवार की यहाँ पे एंट्री हो गई है। उसके बाद इसने क्या किया कि अपनी जो बेटी लाडली है ना, उसकी शादी कर दी इसने जहांगीर के छोटे बेटे के साथ। अब देखो, सबसे पहले तो जहांगीर के दो बेटे और थे। एक तो था आपका ये, आप देख सकते हो ऊपर, प्रिंस खुसराव, जिसको तो इसने मार ही दिया था। खुसराव के बाद दूसरा है इसका आपका शाहजहां। तो इसने ना तो शाहजहां के साथ किया, ना ही इसने खुसराव के साथ किया। तो शाहजहां से भी जो नीचे वाला बेटा था ना, उसके साथ इसने अपनी बेटी का शादी कर दी। और अब इसके माइंड में क्या चल रहा था कि किसी ना किसी तरह ये जो छोटा बेटा है ना, मैं इसको यहाँ पर मुगल सल्तनत का राजा बना दूं। लेकिन खुर्रम है, जो आपका शाहजहां है, वो ये नहीं चाहता था। तो देखो, लेकिन खुर्रम आपका एक बहुत बढ़िया रूलर आप बोल सकते हो। इसने बहुत से अपने जो कैंपेन को लीड किया था, और जहांगीर के लिए जीत के भी दिए थे बहुत से जो रीजन है उसको। लेकिन इसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था नूरजहां ने। अब ये जो भी कुछ जीत के लेके आता था, जो नूरजहां है, वो जहांगीर के कानों में क्या डाल देती थी, अरे नहीं, इसने नहीं जीता, हमारी आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस नाम इसका हो रहा है। और ये चीज आप थोड़ा सा इस चीज को सोच के चलना। तो अब इससे क्या था कि जो शाहजहां है वो चिढ़ने लगा था एक हिसाब से नूरजहां से। तो वो क्या करता है, वो भी रिबेल कर देता है। जैसे रिबेल आपका रिवोल्ट किया था आपके खुसराव ने, तो खुसराव के बाद इसका जो दूसरा बेटा है जहांगीर का, शाहजहां का जो ओरिजिनल नाम है वो है आपका खुर्रम। तो ये खुर्रम नाम अगर आपको कहीं पर मिलता है तो ये पहले शाहजहां था, लेकिन ये जैसे ही राजा बनेगा तो ये अपना नाम क्या रख लेगा, शाहजहां रख लेगा। तो अभी इसने रिबेल कर दिया। तो 22 से 26 टोटल 4 साल तक इसका रिबेल चलता है। और फाइनली ये क्या कर देता है, रिबेल भी देखो करता कब है, रिबेल ये ऐसे करता है कि आपको पता है ये नूरजहां, मैंने बता दिया, इससे चिढ़ती थी, और ये नूरजहां से चिढ़ता था एक हिसाब से। तो नूरजहां ने इसको क्या बोला है कि महाराज आप एक काम करो, अगर ये इतना ज्यादा शासक है, इतना बढ़िया मतलब ये लड़ाई करता है, तो आप इसको एक काम करो, जो कंधार रीजन है आपका, कंधार कहाँ पे है, जो आपका अफगानिस्तान वाला रीजन है, जो आपका आज के दिन प्रेजेंट है पाकिस्तान है, ये हमारा ऊपर इंडिया है, पीओके से होता हुआ, तो यहीं पर आपका अफगानिस्तान के अंदर ये आपका रीजन है कंधार। तो कंधार के ऊपर क्या था कि यहाँ पर ये ईरान है, जो ईरान से जो पर्शिया है, उसने क्या कर दिया था, कंधार के ऊपर अपना कब्जा कर दिया था। याद करो, हुमायूं के टाइम पे भी हमने पढ़ा था, वो यहाँ पर सफाविद के पास चला जाता है और कैसे आगे वो मतलब कंधार को कैप्चर कर लेता है। तो वो सारी चीजें अगर आपको फिर भी कोई पढ़नी है तो आप एक बार पीछे वाले जो लेक्चर है आप उनको सुन सकते हो। तो यहाँ पर कंधार के ऊपर जो कैप्चर कर लिया था, तो नूरजहां क्या बोलती है जहांगीर को कि आप इसको एक काम करो, कंधार को दोबारा वो रिकैप्चर करने के लिए इसको भेज दो यहाँ पर सफाविद से लड़ने के लिए। अब इसको पता था इसको खुर्रम को या शाहजहां को कि अगर मैं वहां पे चला गया, मेरे यहाँ पे रहते रहते नूरजहां ने मेरी ऐसी हालत कर रखी है, तो अगर मैं वहां पर चला गया तो पहली बात तो मेरा यही भरोसा नहीं कि मैं वहां से लौट के वापस आ पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कैंपेन था आपका। दूसरा इसके माइंड में ये चल रहा था कि अगर मैं चला गया तो ये लगा ले, फिर तो ये जो आपका लाडली का हस्बैंड है, ये कंफर्म इसको राजा बनाई देगी, मेरे तो आने से पहले ये इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देगी। तो इसीलिए इसने यहाँ पे विद्रोह कर दिया। ये बोला कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगा और पहले मेरे को राजा घोषित करो, फिर मैं वहां पे चला जाऊंगा। तो इस टाइप से इसका विद्रोह है वो स्टार्ट होता है। तो ये नूरजहां के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आपका जो जहांगीर के टाइम पे जो इंपोर्टेंट चीजें हुई, सबसे पहला तो आपका शालीमार गार्डन है श्रीनगर के अंदर, डल लेक के पास। उसके बाद इसने मोती मस्जिद बनवाई, लाहौर वाली जो मोती मस्जिद है, देखो ये आगरा के अंदर भी है, आपका जो लाल किला है लाल किले के अंदर भी है। तो वो सारी जो है वो आपके अलग अलग रूलर ने बनवाई है। इसने जो बनवाई थी, ये बनवाई थी आपकी लाहौर वाली। और उसी के साथ इसने भी अपना जो ओन मौसोलियम है, मौसोलियम का मीनिंग क्या है, मरने के बाद इनको जहाँ पे दफनाते हैं, तो वही उसी जगह को ये क्या बोलते हैं, मौसोलियम बोलते हैं। तो लाहौर के अंदर इसने भी अपना क्या किया था, अकबर ने भी बनवाया था और इसने भी अपना बनवा दिया। उसके बाद आपका जो इतमाद उल दुल्ला है, ये आपके नूरजहां के फादर थे, आगरा में इनकी आपकी टॉम भी बनवाई, इनकी कबर है वो। उसके बाद इसने जो आपकी पेंटिंग है, मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, उसको बहुत ही ज्यादा इसने संरक्षण प्रदान किया है।
उसके बाद इसके टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। सबसे पहला तो इसके टाइम पे जो आपका इंग्लिश एम्बेसडर होता है मुगल कोर्ट के अंदर, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि कोई इंग्लिश एम्बेसडर आके आपका बैठता है, और उसका नाम क्या था, विलियम हॉकिंस। तो ये नाम आपने जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है वहां पे जरूर सुना होगा इनका नाम। तो विलियम हॉकिंस आपके फर्स्ट एम्बेसडर थे जो आपके जहांगीर के टाइम पीरियड में आपके मुगल पीरियड के अंदर या जो आपका मुगल कोर्ट के अंदर एज ए एम्बेसडर बैठते थे। और दूसरे थे यहाँ पे थॉमस रॉय। थॉमस रॉय क्या था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे, तो जहांगीर ही ऐसे आपके पहले रूलर थे जिन्होंने क्या किया था, इनको परमिट कर दिया था कि आप अलग अलग जगह पे जाके अपनी फैक्ट्री है वो बना सकते हो। तो पहली बार इनको जो परमिट किया था ना ऑफिशियली, वो आपके किया था जहांगीर ने। और आगे की कहानी तो आपको पता ही है, व्यापारी बन के आए थे और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज कर लिया। यही क्या करेंगे, अब मुगलों को यहाँ पे काट देंगे। आगे वो देखो आपको पता ही चल जाएगा आप आगे जैसे बढ़ेंगे। तो ये आपका शालीमार बाग गार्डन है अगर आप इसको देखना चाहते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ही आपका शाहजहां है ये आपका पावर में आता है तो सबसे पहले तो अपना नाम चेंज कर लेता है। खुर्रम था पहले, खुर्रम से नाम चेंज करके इसने क्या रख लिया, शाहजहां कर लिया। और सबसे पहले आते इसने क्या किया, अपना जो छोटा भाई था ना शहरयार, लाडली का हस्बैंड, जिसको नूरजहां रूलर बनाना चाहती थी, उसी को मार देता है कि भाई पहले तेरे को ही निपटाता हूं, नहीं तो मेरे को पता है आगे चल के तू मेरे बाद मेरे लिए विद्रोह करेगा मेरे खिलाफ। तो ये ठीक है। अब इसने क्या किया, शादी कर ली मुमताज के साथ, और मुमताज की याद में ये क्या करता है, ताजमहल बनाता है। तो आपका जो ताजमहल आज के दिन जो आपका 7 वंडर के अंदर आता है, तो वो आपका ये बनवाता है शाहजहां, ठीक है। उसके बाद इसने जो अहमदनगर वाला रीजन है, जहांगीर ने भी वहां पर एक्सपेनिस्ट पॉलिसी जरूर फैलाई थी, लेकिन जो आपका बहमनी किंगडम के तीनों थे आपके अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, उन्होंने उसको रोके रखा वहां पे। लेकिन इसने क्या किया, अहमदनगर को तो वहां पे कैप्चर कर लिया, और बीजापुर और गोलकोंडा को इसने डिफीट जरूर कर दिया, हरा दिया उनको। और हरा के उनको क्या कर दिया कि भाई तुम मेरी जो आपकी सत्ता है आप उसको मानो कि भाई मैं तुम्हारा राजा हूं, और बस तुम मेरे अंडर में मतलब यहाँ पर सिर्फ राज कर रहे हो, और इसके लिए तुम्हें हर साल है जो टैक्स देना पड़ेगा। तो वो ठीक है, उस चीज के लिए मान जाते हैं। हम देखो दिखावे के लिए वो राजा हैं, लेकिन वो हैं किसके अंडर में, आपके शाहजहां के अंडर में, ठीक है। और इसका जो शाहजहां का टाइम पीरियड है उसको बोला गया है मुगल एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ मुगल। गोल्डन एज का मीनिंग क्या है, स्वर्णिम काल ऑफ मुगल। इसको क्यों बोला गया, क्योंकि देखो यहाँ पर ना तो कोई मेजर इन्वेजन होता है, ना ही कोई मेजर स्केल वॉर होती है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी है चारों तरफ, अच्छे से जो आपका ट्रेड एंड कॉमर्स है वो आपका चल रहा है, स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन है। बस एक जो कंधार वाला रीजन है जिसको सफाविद ने कैप्चर कर लिया था वो उन्हीं के पास है, उसको कभी तो ना इसने मतलब की कोशिश किया, अगर कोशिश भी किया तो यहाँ पर भी वो हार के आ जाता है। तो ये इसके टाइम पीरियड के अंदर, शाहजहां के टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसके लिए हम इसको गोल्डन एज क्यों बोल रहे हैं मुगल आर्किटेक्चर की, तो आप देखो कितनी चीजें वो बनाई गई हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी राजा है वो कोई नई चीज बनाने के बारे में कब सोच सकता है, जब उसके तरफ चारों तरफ से उसको शांति होगी, उसको ये पता है कि अब मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, तो उसी टाइम पे राजा क्या होगा, कुछ ना कुछ नई चीजें बनाने के बारे में सोच सकता है। तो सबसे पहले तो इसने ताजमहल को बनवाया, तो ये आपकी मेमोरी ऑफ मुमताज बेगम के, जो आपकी जो इनकी वाइफ थी, और इसको पूरा होने में 22 साल लगे हैं, ठीक है। और ऐसा आपने सुना ही होगा जरूर एक स्टोरी की, जैसे ही इसको बनाने के वाले जो कारीगर थे उनको मार दिया गया था, उनके हाथों को काट दिया गया था, ताकि कोई दूसरा ताजमहल ना बना पाए। तो ये चीज आपको शायद आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ी होगी। अब हम बात करते हैं इसका डिजाइन किसने बनाया था। तो डिजाइन बनाया था इसका उस्ताद ईसा और ईसा मोहम्मद ने, ठीक है। ये दोनों के नाम आप याद रख सकते हो। और ऊपर वाली जो मेन डोम है ना, ये देखो आपके ऊपर जो मेन डोम दिखाई दे रही है ये वाली, इसको जो बनाया था, इसका जो डिजाइन था वो आपका बनाया था इस्माइल खान ने। तो ये 3 पर्सनैलिटी है, क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। 7 वंडर है आपका जो 7 अजूबे में आता है, संसार के 7 अजूबों में, और वो इंडिया के अंदर लाई करता है, तो थोड़ी सी इंपोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा ही होगा कि आपका जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने तैयार किया था। चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि चंडीगढ़ शहर का डिजाइन है वो किसने तैयार किया था। तो सेम वैसे ही इसका डिजाइन है, ये आपके लिए तैयार है। और ये क्वेश्चन आपको इतनी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, मोस्टली एसएससी लेवल के ऊपर भी, आपका यूपीएससी लेवल पे तो नहीं, बट आपके जितने भी जो स्टेट पीसीएस होते हैं वहां पर भी, आपका बैंकिंग के अंदर भी मोस्टली टाइम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि चंडीगढ़ का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था। अब हम बात करते हैं, तो इसने भी देखो मोती मस्जिद बनवाई, लेकिन इसने कहां पे बनवाई, आगरा के अंदर। और आपकी लाहौर के अंदर किसने बनवाई थी, आपके जहांगीर ने। और जो लाहौर वाली थी ना जो मोती मस्जिद, उसको इसने मॉडिफाई करवा दिया। मॉडिफाई कैसे करवाया, जो आपके संगमरमर के पत्थर आते हैं ना, व्हाइट मार्बल, तो इसने उसको लगा के उसको देखो मॉडिफाई करवा दिया। ये देखो आप इमेज देख सकते हो। तो ये ऊपर जो इसकी मॉडिफिकेशन जो आपकी करवाई है ना, ये आपकी करवाई है आपके शाहजहां ने। उसके बाद इसने जो आपका शीश महल है,
आपका मुसलमान बुर्ज है एट आगरा के अंदर, उसके बाद आपकी जो जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर रेड स्टोन से, तो ये सारी चीजें इसने बनवाई हैं। रेड फोर्ट है आपका लाल किला, लाल किले के अंदर आपको दीवाने आम और दीवाने खास देखने को मिलता है, ये देखो आप उसकी फोटो देख सकते हो। उसके बाद इसने जो आपका क्या किया, जो आपका पीकॉक थ्रोन है निशांत बाग इसने बनवाया था, और आपके जहांगीर ने जो बनवाया था वो निशांत बाग नहीं था, वो था आपका ये आप ऊपर देख सकते हो शालीमार गार्डन, ठीक है। तो ये आपको पता ही चल गया है। तो ये देखो पीकॉक थ्रोन है, ये इसको क्या करता है, जब नादिर शाह को ये हराता है ना, तो नादिर शाह को हरा के 1739 में क्या करता है, इसको भारत में लेके आ जाता है। और ये आपकी देखो इसके ऊपर लिंक के ऊपर बताया गया है कि कैसे आपका जो ये पीकॉक थ्रोन है, ये आपका 11वीं या 12वीं शताब्दी के अंदर जो आपका काकीते एम्पायर है, काकीते एम्पायर का नाम मिलता है कि सबसे पहले उनको मिला था। इसका जो पूरा वेट भी बताया गया है, उसके बाद ये किसके पास गया, उसके बाद किसके पास गया, तो पूरी टाइमलाइन के अंदर अगर आपको चेक करना चाहते हो ये टाइमलाइन, तो आप इसके अंदर जाके देख सकते हो। और आज के दिन मैं बता देना चाहता हूँ, एट प्रेजेंट ये आपका लंदन के अंदर एक म्यूजियम है जहाँ पे रखा हुआ है, और ये रानी का जो ताज है ना उसके अंदर लगा हुआ मानते हैं इसको, मतलब कि जो आपकी ब्रिटेन की महारानी है उसके ताज के अंदर या उसके अंडर में ये आपका आता है। अब इसके ऊपर जो लंदन में रखा हुआ है ना, तो भारत के अलावा भी 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसके ऊपर क्लेम कर रखा है कि भाई ये हमारी कंट्री से बिलोंग करता है। और वो 3 देश आपके कौन कौन से, भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, और इसके बाद चौथा हो गया हमारा भारत। तो इन चारों देशों ने इसके लिए क्लेम कर रखा है कि भाई ये हमारे से बिलोंग करता है, तो इसको हमारे को वापस कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपकी मस्जिद है रेड फोर्ट के अंदर, इसने सिर्फ रेड फोर्ट बनवाया था। रेड फोर्ट के अंदर जो मस्जिद है ना वो औरंगजेब बनवाता है, इसका जो इसके बाद जो रूलर में आता है, अभी आपको पता ही चल गया। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही शाहजहां आपका मतलब कि बूढ़ा हो जाता है, तो इसके हाथ में तो पावर होती नहीं है। उसके बाद आपका क्या होता है कि अगला राजा कौन बनेगा, तो आपकी एक लड़ाई शुरू हो जाती है इसके अंदर ही 57 से लेकर 58 तक। अब उसके 4 बेटे थे आपके, सबसे पहला था आपका दारा शिकोह, दूसरा था आपका शुजा, तीसरा था आपका औरंगजेब और चौथा था आपका मुराद। तो ये चारों के चारों क्या होते हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो मुराद है ना, ये सबसे बड़ा जो इसका बेटा है दारा शिकोह, सबसे बड़ा तो यही था दारा शिकोह, ये इसको मार देता है। बाद में औरंगजेब क्या करता है, मुराद को मार देता है। तो आप समझ सकते हो कि इस 1 साल के अंदर कितना ज्यादा उछल पुछल चल रहा है। आपका शाहजहां है वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, तो वो इसके हाथ में कुछ पावर है ही नहीं वैसे। तो अब अगला रूलर कौन बने उसके लिए आपका ही चलता रहता है। और ये आपके जो दारा शिकोह हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखना, ये एक बहुत ही ग्रेट स्कॉलर थे, और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम क्या किया था, आपकी जो भगवत गीता और जितने भी उपनिषद हैं उनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाला ये बंदा था, और इसका नाम आपको बहुत टाइम हिस्ट्री में सुनने को मिलता है। तो दारा शिकोह का नाम आप है वो याद रख सकते हो। तो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, अगर देखा जाए रूल के हिसाब से तो इसी को बनना चाहिए था, लेकिन इसका जो छोटा भाई है मुराद, वो इसको मार देता है, फिर मुराद को ये मार देता है। तो ये देखो ये लड़ाई है वो आपकी चलती रहेगी, ठीक है। अब जैसे ही औरंगजेब आपका रूलर बनता है, तो ये क्या करता है, शाहजहां को जेल में डाल देता है और आगरा फोर्ट के अंदर, और 8 साल तक वो वहीं पर जेल में बंद रहता है और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो औरंगजेब है इसको बोला गया है कि ये आपका सबसे लास्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था मुगल डायनेस्टी का, वो था आपका 1707 में। जैसे इसकी डेथ होती है उसके बाद आपका जो मुगल एम्पायर है वो आपका क्या होगा, नीचे ही नीचे जाता जाएगा। तो ये देखो आपका जो सबसे ज्यादा जो एरिया कैप्चर कर रखा है अगर मुगल सल्तनत ने अपने टाइम पीरियड के अंदर, तो वो सबसे ज्यादा आप देखो कहां पे है, वो है आपका 1707 तक, और वो किसने किया था, आपका औरंगजेब ने, ठीक है। अब औरंगजेब को इसने अपना जो टाइटल दिया अपने आप को वो दिया आलमगीर का। आलमगीर का मीनिंग क्या होता है, वर्ल्ड कॉन्करर, जो आपके संसार को जीतने की ताकत रखता है। उसके बाद ये आपके बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे। ये क्या थे, जो भी आपके पुराने रीति रिवाज है मुसलमानों के अंदर, ये उन्हीं चीजों को क्या करते थे, मानते थे और उन्हीं को क्या करते थे, फॉलो करते थे। जो नई नई चीजें हैं किसी भी धर्म के अंदर या किसी भी समाज के अंदर, हम जैसे आज के दिन बोलते हैं कि हम वेस्टर्न सोसाइटी से बहुत ही ज्यादा आपके प्रभावित हो गए हैं। अब देखो इस चीज में बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, तो एक मिनट भी नहीं लगेगी, आपको पता है अगर हम बात करते हैं ये हमारा इंडिया हो गया आपका, ठीक है। तो इस साइड के जो स्टेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वेस्टर्न होंगे। इस साइड के जो आपके जितने भी आपकी कंट्रीज होंगी वो आपकी क्या होंगी, ईस्टर्न कंट्री होंगी। तो वेस्टर्न का मीनिंग क्या है, आपका जितने भी जो यूरोपियन कंट्री हैं, यूएसए हैं, ये सारे हमारे इंडिया के क्या है, वेस्ट में पड़ते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे समाज के ऊपर क्या है, इन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव डाला है वेस्टर्न कल्चर ने। तो ये वेस्टर्न कल्चर का मीनिंग क्या है, ये आपका वेस्ट साइड में बढ़ते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं। तो वैसे ही देखो समाज के अंदर अगर कोई आप चेंज लेके आना चाहते हो तो वो कौन लेके आ सकता है, जो बंदा अपने ख्यालों से थोड़ा सा लिबरल होगा, जो पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानता होगा। लेकिन जो औरंगजेब है वो बिल्कुल उसके खिलाफ था, ये बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव था, अपने आप में रहने वाला और ऑर्थोडॉक्स टाइप का था, लिबरल बिल्कुल भी नहीं था। जो पुरानी चीजें इसको वही चीजें पसंद आती थी। अब हम बात करते हैं कि इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर का मीनिंग क्या है कि इसका जो लाइफस्टाइल था ना वो इतना ज्यादा सिंपल था, बिल्कुल एक मतलब कि जो आपका साधु होता है, जीता जागता साधु, इसको वो बोलते थे।
अब इन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले तो अपने जो कोर्ट के अंदर है म्यूजिक और डांस, उसको इसने बैन कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया था, एक सेपरेट डिपार्टमेंट। किस चीज के लिए, कि भाई जो भी आपकी जनता है ना उसके ऊपर मोरल कोड है। मोरल कोड का मीनिंग क्या होता है, आपके दिन अगर आप देखते हो जो हमारा संविधान लिखा हुआ है, तो कुछ तो हमें वहां पे फंडामेंटल ड्यूटी मिली हुई है। फंडामेंटल जो ड्यूटी है आप उनको एक हिसाब से कंपेयर कर सकते हो, ये इसके साथ है। अब वो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है, ये कभी जब आपको पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो वहां पर इस चीज को मैं बहुत अच्छी सी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जो ये फंडामेंटल ड्यूटी है आप उनको एक हिसाब से अपनी मोरल ड्यूटी बोल सकते हो। नैतिक कार्य आपकी क्या है, नैतिक जिम्मेवारी आपकी क्या है किसी भी देश के प्रति। जब देश आपको फंडामेंटल राइट दे रहा है तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है ना देश के प्रति, कि जो भी हमारा आस पड़ोस का एरिया है हम उसको साफ रखें, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करें। तो ये कुछ इस टाइप की हैं, बट इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इनको इसने क्या बोला था, मुतासिब। अब हम बात करते हैं कि ये आपके रिलीजियस, मैंने बता दिया था कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स हैं, तो बहुत ही ज्यादा नॉन टॉलरेंट थे। अगर कोई भी नॉन मुस्लिम था ना तो उसके खिलाफ ये बहुत ही ज्यादा आपके वो हो जाते हैं। आज के दिन अगर आप प्रेजेंट डे में देखते हो तो यूपी के जो सीएम है वो है आपके योगी आदित्यनाथ। तो उन्होंने क्या किया है, बहुत से जो आपके मुस्लिम स्टेट जो आपके रेलवे स्टेशन हो गए या शहरों के नाम है, उनको बदल बदल के उन्होंने क्या कर दिया, हिंदू नाम में चेंज कर दिया। तो वो यही बोल रहे हैं कि देखो पावर के अंदर अगर आप देखते हो, जब मुगल थे तो मुगलों ने उनके नाम चेंज करके क्या किया था, मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया था। उससे पहले तो उनका हिंदू ही नाम था ना। तो वो पावर के अंदर थे तो उन्होंने कर दिया, हम पावर के अंदर हमने कर दिया। आगे अगर और कोई आएगा तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। लेकिन रियलिटी यही है कि हिस्ट्री जो भी कोई लिखता है ना, और वो जो आपका रूल करता है वो वही लिखता है। जो वो कर देता है वो बिल्कुल सही है। हिस्ट्री के अंदर वो जैसा लिख देगा वो इसी को ही सही माना जाता है। उसके बाद ये देख सकते हो आप कि कितना ज्यादा नॉन टॉलरेट था। जजिया है, अकबर ने इसको रिमूव किया था, इसने फिर से लगा दिया। पिलग्रिम टैक्स था, अकबर ने इसको भी रिमूव कर दिया था, इसने इसको फिर से लागू कर दिया। और इसके बाद इसने जो भी आपके मथुरा और बनारस के अंदर जितने भी टेंपल थे ना, जितने भी मेजर टेंपल थे, उनको इसने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप समझ सकते हो दूसरे धर्म के प्रति कितना ज्यादा ये आपका कट्टर बोल सकते हो, इस हिसाब से कट्टर वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जितने भी आपके हिंदूज थे उनको कोई भी अपना सेलिब्रेट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन थी। अगर वो करना चाहते हैं तो उनको राजा की परमिशन लेनी होगी, या तो वो कर ही नहीं सकते हैं। अगर करना है तो किसी स्पेशल केस में उनको राजा की परमिशन लेनी होगी। जैसे हिंदुओं के लिए आपकी होली होगी, दिवाली होगी, तो ये उनको सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। उसके बाद इन्होंने जो आपका मुहर्रम है, अब ये मुहर्रम क्या होता है आपको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी भी आपकी क्या होती है, दो टाइप की होती है, दो सेक्ट में डिवाइड है। सबसे पहला आपका होता है शिया और दूसरा होता है आपका सुन्नी। तो ये आपका सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करता है आपका जो औरंगजेब है। तो शिया के अंदर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उनका सेलिब्रेशन होता है मुहर्रम। तो इसने मुहर्रम के को भी नहीं बनाने देता था ये। तो ये आप देख सकते हो कि नॉन टॉलरेंट टुवर्ड अदर मुस्लिम सेक्ट। जो आपके अदर जो मुस्लिम सेक्ट थे ना उनके खिलाफ भी ये उतना ही ज्यादा नॉन टॉलरेंट था। सिर्फ सुन्नी मुस्लिम को मानता था, उसके अलावा इसने कभी भी किसी को नहीं माना। अब उसके बाद क्या था कि जो इसकी जो ये रिलीजियस पॉलिसी है, इसने दोबारा से जजिया लगा दिया, आपका पिलग्रिम टैक्स लगा दिया। तो इसकी वजह से क्या है, इसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा आपके विद्रोह होते हैं। आप देख सकते हो जाट ऑफ मथुरा, बुंदेल राजा 70 के अंडर में, सिख औरंगजेब है सिखों के लिए भी। और इनके जो 9 गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनको इन्होंने मार ही दिया था। दिल्ली के अंदर आपको पता ही होगा चांदनी चौक के अंदर उनका शीश है उसको कलम कर दिया था। और ये वहीं पर आपका एक गुरुद्वारा बना हुआ है, शीशगंज गुरुद्वारा। फिर उसके बाद ये बोला जाता है उनकी बॉडी को लेके, मतलब कि जो आपका आज के दिन जो प्रेजेंट डे आपका हम बात करते हैं सीपी वाला जो एरिया है, कैनोड प्लेस वाला एरिया, तो उसी के पास में एक दूसरा गुरुद्वारा है बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो बंगला साहिब में ऐसा बोला जाता है कि जो यहाँ पे तो उसका जो शीश कलम किया गया था, तो इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम क्या हो गया, शीशगंज गुरुद्वारा। लेकिन उसकी बॉडी को बाद में जो ले जाके यहाँ पर इस बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर उसको जलाया गया था, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, बंगला साहिब। तो ये दोनों के दोनों आपके हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कभी दिल्ली जाते हो तो यहाँ पर घूम के जरूर देखना। अगर मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल बताना चाहूँ तो मैं अभी आज के दिन दिल्ली में ही टीच करता हूँ एक कॉलेज के अंदर। तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं यहाँ पर जरूर जाता हूँ। और मैं आपको रियलिटी बता देना चाहता हूँ कि मेरे को जो मन की शांति मिलती है गुरुद्वारे में बैठ के, वो एक अलग ही है। हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं ठीक है सभी धर्मों की आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन जो शांति, देखो मैं मंदिर में भी जाता हूं, लेकिन मंदिर में मेरे को वो चीजें, मतलब कि वो जो एक पीस है, इनर पीस जो आपकी होती है, वो नहीं मिलती है जो मेरे को जाके गुरुद्वारे में मिलती है। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग बिलीफ है, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपके 10वें गुरु आते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे पंथ खालसा की स्थापना की थी। अब ये पंथ खालसा क्या है, आपका मुस्लिम कम्युनिटी बोल रहा हूँ, आपकी सिख कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। आपने जरूर देखा होगा कि जो भी आपका गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारे के अंदर आपका एक मतलब कि निशान लगा होता है और ऊपर वहां पर एक येलो कलर का झंडा फैलता है, तो वो आपका इसी से थोड़ा सा मतलब इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है आपका। तो पंथ खालसा का मीनिंग क्या है कि भाई आपको जो है
ये जो भी आपके धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है जबरदस्ती, आपको उस चीज को रोकना है। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने इसीलिए बोला था कि हम सिर्फ मतलब कि धार्मिक नहीं, अगर टाइम मिली तो हम मतलब कि हमारी जो लड़ाकू कौम है हम वो भी बन सकते हैं। तो एक हिसाब से उसी चीज के लिए इसका किया गया था। और यहाँ पर जो भी इसको फॉलो किया, जिसने भी पंथ खालसा को, तो जितने भी आपके जो मेल कम्युनिटी हैं उनको तो बोल दिया गया सिंह, ये आप शेर हो सारे के सारे। और जो फीमेल कम्युनिटी है उनको यहाँ पे बोल दिया गया कौर। तो ये कौर का मीनिंग होता है प्रिंसेस, कि आप सारी की सारी क्या हो, राजकुमारी हो। तो ये क्वेश्चन है, ये एक दो बार पूछा भी गया है। इस पंथ खालसा के अकॉर्डिंग जो आपका कोर वर्ड है, तो कोर का मीनिंग क्या होता है, आपको अलग अलग मतलब कि वो स्टेटमेंट दे दी है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आपका प्रिंसेस। तो ये देखो हिस्ट्री में अगर आप जाके देखोगे ना इन चीजों को, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताने लगा तो लेक्चर वो आपका बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो एक आइडिया आपको जरूर दे रहा हूँ, अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो वो जरूर उन चीजों को जाके सर्च कर सकता है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है, जितना आपको बता दिया वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं तक आ जाएगा। ये आगे इंटरेस्ट के लिए क्यों बता रहा हूँ, किसी बंदे का पर्सनल हो जाता है ना कि नहीं मेरे को तो यार ये बहुत ही बढ़िया लगी, मैं इसको और ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ, तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकता है। लेकिन आपका क्वेश्चन है वो कभी भी और इससे ज्यादा डीपली जाके नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका मेवाड़ के अंदर भी इसके खिलाफ विद्रोह होता है, मराठा जो आपके शिवाजी के अंडर में भी क्या करते हैं, इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे, जो इसकी रिलीजियस पॉलिसी थी उसके खिलाफ ये सारे के सारे आपके विद्रोह चलते जा रहे हैं। उसके बाद इसने जो एनेक्स किया बीजापुर को, गोलकोंडा को, चिटगोंग को, लेकिन उसने क्या किया था, ओनली अहमदनगर को। इसका जो बेटा, इसका जो फादर था शाहजहां ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, अहमदनगर को तो कैप्चर कर लिया था, और बाकी जो ये सारे के सारे थे इनको क्या कर दिया था, टैक्स देना होता था। लेकिन इसने क्या किया, इन सभी को यहाँ पे कैप्चर कर लिया। चिटगोंग और असम है उसको भी आपका कैप्चर कर लिया। तो आप ये बोल सकते हैं मुगल एम्पायर है वो अपनी बिल्कुल बुलंदियों को छू रहा था। लेकिन इसने अपनी जो लास्ट के जो 27 साल है ना, वो बेचारे दक्कन के रीजन के अंदर ही निकाल दिए। दक्कन रीजन के मतलब कि क्या था, वहां पर बहुत ही ज्यादा रिबेल हो रहे थे आपके। तो ये वहां पर क्या करता था, उन रिबेल्स को दबाने के लिए, जो भी विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए वहां पर जाता था। लेकिन वहां पर क्या थे, वहां पर आपके थे जो भी मराठा थे, तो वो सारे मराठा क्या थे उस टाइम पे आपकी गुरिल्ला वार में बहुत ही ज्यादा वो आपके सक्सेसफुल रहे थे। छुप जाते थे, मुगल आर्मी आती थी उसके ऊपर अटैक करते थे, उनके लूटपाट मचा के उनको मार के निकल जाते थे। तो कभी आमने सामने लड़ाई नहीं की उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे देखो आप बोल सकते हो भाई शिवाजी है वो बहुत ही मतलब कि कम आर्मी बिलोंग रखते थे, लेकिन इनकी आर्मी क्या थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो उसी टाइम पे जो गुरिल्ला वार ऑफ टैक्टिक है वही आपकी काम दे सकती थी, तो इसीलिए आपकी वो चलती रहती है। और 1707 में ये वहीं पर क्या होते हैं, अहमदनगर के अंदर मर भी जाते हैं आपके, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो लास्ट के 27 साल है ना अपनी जिंदगी के, तो इन्होंने सारी की सारी जो रॉयल ट्रेजरी है वो वहां पे खत्म कर दी थी, इसमें दक्कन रीजन को कैप्चर करने के लिए और वहां पर जितने भी रिबेल हैं उनको खत्म करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो औरंगजेब की जो आर्किटेक्चर है वो क्या क्या है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका बीबी का मकबरा, ये आप देख सकते हो, और ये है आपका ओरिजिनल ताजमहल। अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हो, देखो देखने में थोड़े से एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन ताजमहल है वो आपका ताजमहल ही है, और ये है आपका वो बिल्कुल अलग ही चीज है। तो आप दोनों को देख के थोड़ा सा एग्जांपल लगा सकते हो, और इसको बोला जाता है ताजमहल की घटिया नकल, कॉपी ऑफ ताज। तो आप दोनों फिगर को एक बार देखो ध्यान से, और देखने के बाद डिफरेंस है वो आपको अच्छे से दिख ही जाएगा कि ताजमहल और बीबी का मकबरा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखने में बिल्कुल देखो दोनों सेम एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस आप अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, वो आपके अखबार के अंदर आते नहीं है कि 5 डिफरेंस ढूंढो, तो वही आपके लिए भी क्वेश्चन है, 5 डिफरेंस ढूंढो। देखो जैसे आपका ये ऊपर वाली जो डोम है, मेन डोम से हटके, ये देखो स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ पे डबल डबल बना दी इसने, क्या है पीछे वाली जो है थोड़ी सी अलग ही हो गई है। तो 5 डिफरेंस आपको ढूंढने हैं, जब वो ढूंढोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसको घटिया नकल क्यों बोला गया है ताजमहल की। उसके बाद इसने जो बादशाही मस्जिद है वो बनवाई, और रेड फोर्ट के अंदर दीवाने आम और दीवाने खास किसने बनवाया था, वो बनवाया था आपके शाहजहां ने। लेकिन इसने क्या बनवाया, उसी के अंदर एक और मोती मस्जिद भी बनवाई, और ये मोती मस्जिद क्या थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल प्रेयर के लिए। आपको बता तो दिया ये कितना ज्यादा आपका ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव नेचर का था, और इसको जिंदा पीर, लिविंग सेंट भी बोला गया। तो ये यहाँ पे क्या करता था, अपनी जो पूजा है वो इसी मस्जिद के अंदर अपनी प्रेयर है उनको कंप्लीट करता था। अब हम बात कर लेते हैं लेटर मुगल की। तो देखो अब इसके बाद औरंगजेब के बाद 1707 के बाद ये बोला जाता है कि यहाँ पर इसका डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो गया है। डिक्लाइन के रीजन क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो उससे पहले जितने भी आपके लेटर मुगल है ना उनके बारे में देख लेते हैं। अभी देखो 1707 से लेकर 1757 तक सबसे पहले कौन बनता है, बहादुर शाह। 7 से लेकर 12, 5 साल तक रहा, कोई इंपोर्टेंट इवेंट नहीं रहा, ना नाम याद रखने की जरूरत है। जहांगीर शाह 12 से 13 सिर्फ 1 साल तक रहा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। फर्रुखसियार, इसका नाम आपको याद रखना है, पागल राजा, ये भी पगलेट था बिल्कुल। जैसे आपका तुगलक डायनेस्टी में आया था ना मोहम्मद बिन तुगलक, तो सेम ऐसे ही ये भी आपका क्या है, पगलेट है। सबसे पहले तो इसने क्या कर दिया, फरमान इशू कर दिया
इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भाई आपको दस्तक दे दिए मैंने और आप अपने मतलब की क्या है कहीं पर भी इंडिया के अंदर वो व्यापार कर सकते हो। तो इस दस्तक की वजह से क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के ऊपर रूल करने में आपकी सक्सेसफुल रही थी। तो इसी को इसकी सबसे बड़ी गलती बताया जाता है कि ये फरमान देना ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 के अंदर, ठीक है। और ये राजा किसकी हेल्प से बना था, सैयद ब्रोदर की हेल्प से। बाद में इसका जो रूलर आएगा बाद में फुक्सियार के बाद, वो क्या करेगा, सैयद ब्रोदर को मार भी देगा। अब उसके बाद इसने क्या किया था, जो आपके बंदा बहादुर हैं, सिख कम्युनिटी में इनको जरूर पता ही होगा जो इससे बिलोंग करते हैं, तो सिख कम्युनिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनको गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, आप जाओ और मतलब कि जो अत्याचार हो रहे हैं सिखों के ऊपर, या जो मुस्लिम है जो आपके धर्म कन्वर्जन जितने भी करवा रहे हैं, आप उनको उनसे रिलैक्स करवाओ। तो बंदा बहादुर है, वहां पे बहुत ही ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट लड़ाइयां भी हैं आपकी पंजाब रीजन के अंदर। तो आप अगर उनको हिस्ट्री में जाके पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको जो एग्जीक्यूट किया था वो आपके फर्रुखसियार ने किया था। तो आप समझ सकते हो, जो आपके 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको भी कैप्चर किया गया। 9वें गुरु देव हैं एग्जीक्यूट, उनको भी मतलब कि जो आपके हैं उनको भी एग्जीक्यूट किया गया। और उसके बाद बंदा बहादुर। तो जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी है और सिख कम्युनिटी है, हिस्ट्री में इनके रिलेशन है वो थोड़े से आपके इधर उधर चलते रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपके कौन बनते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, सैयद ब्रोदर को ही मार देता है। इनको लगता है ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं राजा बनाने में। ये थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए आपका चला था। तो जब इतना बड़ा टाइम पीरियड है तो इनके टाइम पे हो सकता है कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो नादिर शाह है वो आपका कोहिनूर है, इसको यहाँ से दोबारा अपना चुरा ले गया। अहमद शाह अब्दाली है, उसने इंडिया के ऊपर बहुत से अटैक किए। और अब्दाली और लास्ट में मराठा के बीच में आपकी पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, वो आपको जरूर याद होगा, वो आपको आगे चल के पता ही चल जाएगा। और उसके ऊपर आपकी एक मूवी भी बनी हुई है, बॉलीवुड मूवी, अगर किसी ने देखी है तो, पानीपत, जिसके अंदर संजय दत्त को आपका क्या है, अहमद शाह अब्दाली का कैरेक्टर निभाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद आपका जो रिवोल्ट है जाट और अफगान के टाइम पे वो भी होता है आपका। और मल्टीपल जो प्रोविंस है, जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। आपके जो पेशवा हैं बाजीराव के, उन्होंने भी दिल्ली के ऊपर क्या किया, रेड किया है। तो आप ये देखो समझ सकते हो कि कितने ज्यादा मुगल हैं वो आपके वीक हो चुके हैं। मराठा जो शिवाजी को कभी दक्कन के अंदर औरंगजेब उनको वहां पे दबाने के लिए गया था, अब वही दिल्ली के अंदर आगे क्या कर रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं। अब उसके बाद उनका बेटा आता है अहमद शाह, 48 से लेकर 54 तक 6 साल तक ये रहता है, कोई इंपोर्टेंट इवेंट नहीं हुआ रहा। आलमगीर आपका 54 से लेकर 59 तक 5 साल तक रहता है। और इनके टाइम पे आपका फर्स्ट टाइम क्या होता है कि आपकी जो थर्ड बैटल है ना, ये आलमगीर 2 क्या होता है, मराठाओं का साथ देता है और दूसरी साइड से आपका जो आपका अहमद शाह अब्दाली वो अटैक करता है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो आपके एक हिंदू रूलर थे जो आपके हरियाणा से बिलोंग करते थे, महाराजा सूरजमल। तो ये सूरजमल को ने पहले तो प्रॉमिस कर दिया कि मैं क्या करूंगा, आपके जो मराठा हैं या जो आलमगीर है मैं इनका साथ दूंगा, मैं अहमद शाह अब्दाली को यहाँ से भगाने में आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन बाद में अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, ये इसके पास कुछ अदर ऑफर लेके चला जाता है। अगर आप मूवी को देखते हो, मैं मूवी वाली स्टोरी बता रहा हूँ और एक्चुअल में भी ऐसा ही हुआ था। सूरजमल है वो आपका क्या था, अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लड़ जाता है यहाँ से आपका। अगर बाई चांस हो सकता है अगर वो आपका यहाँ से लड़ता तो अहमद शाह अब्दाली आपका यहाँ पे हार जाता और मराठाई आपके पूरे इंडिया के ऊपर राज करते और आपके जो अंग्रेज है ना वो भी कहीं ना कहीं इसको पूरे को कैप्चर ही नहीं कर पाते। तो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई है, ये आपकी मॉडर्न टाइम ऑफ हिस्ट्री है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मराठा ये लड़ाई जीतते तो आप समझ सकते हो कि पूरे भारत का जो स्ट्रक्चर है, पूरे भारत का जो नक्शा है वो भारत के ऊपर पूरे के ऊपर ही ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता, मराठों का रूल हो जाता। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य को वहां पे हिला पाते। लेकिन यहाँ पर ये हार गए, मराठे भी कमजोर पड़ गए और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको वहां पे बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा डिसीजिव वॉर है। तो ये बहुत सी आपकी वॉर ऐसी है, बट पानीपत की तो तीनों की तीनों ये आपकी क्या है, जो आपकी पहली बाबर के टाइम पे हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई। दूसरी आपकी हेमू और उसके बीच में हुई थी अकबर के बीच में, और तीसरी आपकी देख ही सकते हो आप मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तीनों टाइम पे आपके जो मुस्लिम रूलर है ना वो ही जीत के आते हैं। अगर एक भी वहां पे जो दूसरी पर्सनैलिटी अगर दूसरी साइड वाली जीत के आ जाती है तो आपकी जो हिस्ट्री है वो कुछ अलग ही होती। लेकिन ये सारी वही चीजें हैं, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, काश मैं पक्षी होता। ये पढ़ाई होगा ना आपने कि आप एक मतलब कि इमेजिन करो आप ये हो और आप उस टाइम पे अगर आप ये पर्सनैलिटी होते तो आप क्या करते। तो ये सारी चीजें वही हैं। शाह आलम 2 आता है, इसको क्या करते हैं ब्रिटिश है वो आपके बैटल ऑफ बक्सर के अंदर हरा देते हैं। शाह आलम 2 अवध ऑफ नवाब
और आपका जो आपका मीर कासिम है, ये तीनों के तीनों मिलकर क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई करते हैं। तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, शाह आलम II से ये ट्रीटी साइन करवाते हैं, इलाहाबाद की ट्रीटी। और उसके अंदर ये क्या बोलते हैं कि आपने जो ये दीवानी राइट है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वो हमारे को दे दिए कि अब यहाँ पर जितना भी एरिया होगा आप उससे टैक्स वसूल कर सकते हो। दीज आर योर दीवानी राइट की फाइनेंशियली आप इसके माई बाप आप ही हो। तो ये देखो, इनको मैं मॉडर्न हिस्ट्री जब आपकी स्टार्ट होगी तो वहां पर मैं और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर तो आपको सिर्फ मुगल के जो रूलर है सिर्फ उनके बारे में बताया जा रहा है कि रूलर कौन था जब ये इवेंट हुआ था, सिर्फ आपको वो याद रखना है। बाकी इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। एक लेक्चर आपका जैसे पूरा है, सब्सिडरी अलायंस है, सहायक संधि क्या है, वो उसके बारे में पूरा लेक्चर जाएगा आपका, किस किसने इसको फॉलो किया था। तो ये चीजें आपको आगे मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे बहुत ज्यादा डिटेल में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सिर्फ आप आइडिया रखो कि इस टाइम पे आपका रूलर कौन था, मुगल रूलर। हमारा मेन कंसेप्ट है वहां पे शाह आलम II के लिए। और इसको इन्होंने क्या किया, ये ट्रीटी करवा के अंधा करके जेल के अंदर डाल दिया। और जेल के अंदर डाले इन्होंने क्या किया, अंधे राजा से 803 के अंदर ये आपकी संधि के ऊपर साइन भी करवा लिए। उसके बाद जो आपका अकबर शाह है वो आपका रूलर बनता है, और लास्ट रूलर है इनका बहादुर शाह II। तो ये बहादुर शाह फर्स्ट तो आपका क्या था, औरंगजेब के मरते ही बनता है, और दूसरा आपका ये है। और ये आप बोल सकते हो कि मुगल सल्तनत यहाँ पे जो लास्ट था 1857 के अंदर, इसको मतलब कि जैसे रिवोल्ट होता है वहां पर, इसको रिवोल्ट के बाद इसको राजा बनाया जाता है कि भाई आप हमारे अकबर बन जाओ, जो भी है आप हमारे बादशाह बन जाओ। लेकिन ये बेचारा बूढ़ा होता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को इत्तला कर ही देता है, बन भी जाता है दिखाने के लिए जनता के सामने तो, लेकिन ये टिक नहीं पाता है। और अंग्रेज इसको क्या करते हैं कि साला ये दोबारा कहीं मतलब कि ये ना कर दे, कुछ रिवोल्ट ना करवा दे, ये इसको क्या कर देते हैं, रंगून, नाम सुना होगा ना आपको, मेरे पीर आ गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तो ये वही रंगून है। तो ये काला पानी बोलते हैं इसको एक हिसाब से, काला पानी की जेल। तो ये आपकी रंगून वाली जेल ये वही है। तो वहां पर इसको भेज दिया जाता है और बेचारा वहां पर जेल के अंदर ही मर जाता है। और एक हिस्टोरियन देखो कितना ज्यादा फेमस लाइन लिखी है, कितना बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली, तो जेल के अंदर ही मर जाता है बेचारा, दफन भी नहीं हो पाता इंडिया के अंदर। वैसे देखा जाए तो मुगल के टाइम पे देखो कितना ज्यादा पूरे इंडिया के ऊपर कैप्चर किया है, लेकिन इंडिया के अंदर इसको 2 गज की जमीन भी नहीं मिल पाई उसको दफन करने के लिए। ठीक है, इसको दफन भी क्या है, इंडिया से बाहर ही किया गया है। तो अभी इसके अंदर अगर हम बात करते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, कुछ ये आपकी इंपोर्टेंट पोस्ट है, ये तो आपकी सेंट्रल है और ये आपकी प्रोविंस लेवल के ऊपर है। तो आप ये नाम याद रख सकते हो। देखो इनको हमने सबको पहले भी बहुत ज्यादा टाइम याद रख लिया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपका पूछा जा सकता है। तो आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। इस स्लाइड को आप रोक के इनके नाम लिख सकते हो, पढ़ के देख सकते हो। तो सेम वही चीज है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके नीचे में आपके प्रोविंस होते हैं, प्रोविंस के नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपकी तहसील होती है, और तहसील के नीचे आपका गांव होता है जो आपके विलेज होते हैं। तो स्ट्रक्चर आपकी वही रहेगी, बस तहसील के अंदर उसको राजा को क्या बोलते हैं, गांव के अंदर मुखिया बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या बोलेंगे, प्रोविंस के अंदर क्या बोलेंगे, तो सारी चीजें वही बताई गई हैं। तो ये नाम एक बार आप अपने माइंड से देखो, लेकिन को 2 मिनट के लिए रुको, पढ़ो अच्छे से, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे बताने लायक हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिसलेनियस इन्फो। इससे रिलेटेड आपकी बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे सबसे पहले जो आपका गन पाउडर एम्पायर है, जो गोला बारूद जो इन्होंने यूज किया था वो इन्होंने ही किया था इंडिया के अंदर। बाद में अंग्रेज तो लेके आ गए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम इसको बोला गया था। याद करो अकबर के टाइम पे, अकबर क्या था आपका, गोला बारूद से ही मतलब जीत के लेके आया था। उसके बाद हुमायूं है, हुमायूं की डेथ कैसे होती है, हुमायूं और अकबर के बीच में जो ये आपका आता है शेरशाह सूरी, तो उसकी डेथ भी आपकी क्या होती है, गोला फटने से होती है। तोप के पास खड़ा था, तोप से जैसे गोला फटता है तो वहां पर उसकी मौत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपकी 17वीं सेंचुरी है, तो उसके अंदर जो आपके तंबाकू और जो आपका मक्का है, तो ये पोर्टुगीज है ना, ये फर्स्ट टाइम पुर्तगाली ये भारत में लेके आए थे। उसके बाद पोटैटो और चिल्ली है, जो आपकी मिर्च और आपको जो आलू देखने को मिलते हैं, आज के दिन आलू ही आलू है चारों तरफ। तो ये लेके कौन आए थे इंडिया के अंदर, ये लेके आए थे 18वीं सेंचुरी के अंदर आपके पुर्तगाली। लेकिन देखिए 17वीं के अंदर क्या आया था, तंबाकू और मेज। और ये तंबाकू है ना फर्स्ट टाइम आपके अकबर के कोर्ट में ही आया था, पुर्तगाली इसको लेके आए थे। और बाद में आपके जो जहांगीर है उन्होंने इसकी कंजप्शन के ऊपर बैन भी कर दिया था। आज के दिन भी आपको पता है तंबाकू जो आपका बीड़ी हो गया, हुक्का हो गया, सिगरेट हो गया, इनके अंदर देखने को मिलता है, इससे कैंसर होता है, लिखा जाता है उसके कवर के ऊपर। लेकिन कोई भी जो आपका स्मोकर है वो इस चीज को नहीं मानता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में कि ये मुगल एम्पायर जब इतना बढ़िया था तो इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। हर चीज का एक पीक टाइम होता है, आपने देखा होगा जब वो उठता है एक पीक के जाने के बाद उससे क्या हो जाता है, उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। और यही चीज सेम हर चीज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, सब चीजों का यही होता है। तो सबसे पहला तो औरंगजेब की डेथ के बाद इसको बहुत ही ज्यादा रैपिडली आपका डिक्लाइन हुआ। जो आपका
सबसे बड़ा रीजन है इसका। तो कोर्ट के अंदर जितने भी आपके नोबल थे ना, जितने भी आपके इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थी, उनके बीच में आपके मनमुटाव आ गया था, फैक्शन आ गया था। उसके बाद इसका जो फेटरनल वॉर है, फेटरनल वॉर का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ सक्सेशन, दारा शिकोह, आपका सहूजा, आपका औरंगजेब, इन सभी के बीच में। तो वैसे ही क्या था कि अगला राजा कौन बनेगा, कोई लॉ ऑफ सक्सेशन तो था ही नहीं कि भाई राजा का जो सबसे बड़ा बेटा है उसी को हम राजा घोषित करेंगे। ऐसा अगर कुछ होता तो शायद हो सकता है कि ये आपका एम्पायर है और थोड़े से और टाइम तक निकल जाता। लेकिन क्या है, कोई रूल तो बना ही नहीं रखा था, लॉ तो था ही नहीं, भाई एक दूसरे को मार काट दो, जो जिंदा बच जाएगा वही आपका क्या होगा, राजा बन जाएगा। उसके बाद इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी है, उसके बाद जो दक्कन की पॉलिसी है, उनसे भी क्या हुआ, औरंगजेब की पॉलिसी से बहुत से जो आपके हिंदू रूलर हैं वो आपके चिढ़ गए थे और इस वजह से आपका क्या होता है, इसका डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद जो आपके लेटर जो रूलर थे, वीक सक्सेसर थे, वो इतने ज्यादा आपके पावरफुल नहीं थे जितने ज्यादा आपके औरंगजेब और जो अदर रूलर थे, तो इसकी वजह से भी आपका डिक्लाइन होता है। उसके बाद जो आर्मी के अंदर है उसका डिमोरलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। एम्पायर है वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया था, और आप समझ सकते हो कि बड़े एम्पायर को आप अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए हर रीजन से, मतलब कि वहां पर उसको स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन देना होगा। अगर वो होगा तभी आप उसको आप सेंट्रलाइज रख पाओगे, अदरवाइज आप उसको सेंट्रलाइज नहीं रख पाओगे। फाइनेंशियल डिफिकल्टी आनी स्टार्ट हो गई थी। औरंगजेब ने क्या किया था, सारी की सारी रॉयल ट्रेजरी थी वो आपकी दक्कन रीजन के अंदर कैप्चर करने के चक्कर में वहां पे सारी खत्म कर दी थी। अब अगर वो खत्म हो जाएगी तो आपका क्या है, फाइनेंशियली आपका जो सिस्टम है वो आपका वीक होता जाएगा, और उसकी वजह से जितने भी आपकी डिफिकल्टियां वो आपके सामने आती जाएंगी, जिसकी वजह से आपका क्या है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। कम्युनिकेशन फैसिलिटी का बहुत ज्यादा आपका क्या था, लैक थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके जो नादिर शाह हो गए, अहमद शाह अब्दाली है, इन्होंने भी आपका क्या है, इन्वेजन है उसको स्टार्ट कर दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सी पावर है, अंग्रेजों के पास आप देखते हो ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, सी पावर उनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मुगल ने उस चीज को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये आपके ऐसे कुछ रीजन हैं या आपके कोजिज हैं जिसकी वजह से आपका जो मुगल एम्पायर है वो आपका डिक्लाइन होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप उनको लाइक कर सकते हो, चीजों को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको चीजें बढ़िया लग रही हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, आपसे एक तो क्वेश्चन पूछा गया था चंडीगढ़ का डिजाइन किसने किया, और दूसरा अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक करने के लिए। टेलीग्राम चैनल आपका बनाया हुआ है, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है नोट्स की तो आप वो यहाँ से जाके कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।